हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। और जो आज का हमारा टॉपिक है कि क्यों पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रन नहीं हो पाई। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है ब्रिटिश इंडिया की, जब 1857 में पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम होता है और उसके कुछ सालों बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम लीडर्स मिलकर काम करते हैं भारत की आजादी के लिए। लेकिन अब ये सीन 1906 में जाके कुछ अलग हो जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। ठीक है, अब इसमें टू नेशन थ्योरी सामने आती है। अब ये टू नेशन थ्योरी क्या है, आइए समझते हैं। असल में जिन्ना और उनके नेताओं को लगता था कि इंडिया में आजादी के बाद उन्हें और मुस्लिम्स को उनके राइट्स और पोजीशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बहुमत में हिंदू लीडर्स थे। अब जिन्ना इनसिक्योर फील कर रहे थे, उन्हें चाहिए थी पावर। लेकिन इंडिया में गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अंबेडकर जी जैसे पावरफुल नेता इंडिया की आजादी और नेशन बिल्ड करने में एफर्ट्स डाल रहे थे। तो जिन्ना इनसिक्योर फील कर रहे थे और इस वजह से ये मांग उठी कि भाई हमें अलग नेशन चाहिए। तो यहाँ से वो टू नेशन थ्योरी सामने आती है, इसकी मांग उठती है। आखिर वो दिन आया जो कोई भी भारतीय नहीं चाहता था कि ऐसा हो। ये एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट था। अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान, भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है 1947 में। अब एक अलग पाकिस्तान खड़ा था और जिसके सामने दो प्रॉब्लम्स खड़ी थी। एक कि उसकी दो टेरिटरीज हो चुकी थी, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान, और जिनके बीच 1600 किलोमीटर का गैप था, डिस्टेंस था। और ये उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती भी बनने वाला था आगे जाकर, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब जिन्ना बन जाते हैं पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और लियाकत अली खान को बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जब भी जिन्ना से ये सवाल उठता या कोई ये सवाल पूछता कि क्या पाकिस्तान में सभी धर्मों के लिए समान अधिकार होंगे, तो जिन्ना हाँ कर देते थे। और जब भी जिन्ना से ये दूसरा सवाल पूछा जाता कि क्या पाकिस्तान में शरीयत लागू होगा, तो भी जिन्ना हाँ कर देते थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जिन्ना सभी को प्लीज करने में लगे हुए थे और वो सबका फेवर चाहते थे। ले दे के पाकिस्तान अब खड़ा हो चुका था और पूरे नेशन को साथ लेके देश की ग्रोथ कैसे की जाए, इसका एक्सपीरियंस किसी के भी पास नहीं था। यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस ये भी डिसाइड नहीं कर पाए थे कि पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री होगा या पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री होगा। वहीं भारत का विजन एकदम क्लियर था कि हमें एक सेक्युलर नेशन चाहिए, और उसी हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने में बनकर तैयार हो गया। जबकि पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 9 साल तक का समय लगा। वहां कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अब तक कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही थी और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में सत्ता और पोजीशन को लेकर उठापटक चल रही थी। अब 1948 में जिन्ना की डेथ हो जाती है और जिसके बाद से हमें पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का दौर देखने मिलता है, जिसके चलते कई सारे नेता आए और उन्होंने अलग अलग प्रोपेगेंडाज अपनी जनता के बीच में चलाना शुरू किया। जिसमें से एक था कि पाकिस्तानी सरजमी और आवाम को सबसे बड़ा खतरा हिंदुस्तान से है, जिसके चलते उन्होंने अपनी मिलिट्री में बहुत सारा एक्सपेंस करना शुरू किया और अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड करना शुरू किया, जिसके पीछे उन्होंने अपने सिटीजन्स और अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ तक को ताक पर रख दिया था, जिसका बुरा असर हमने देखने को मिलता है 1947 का भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध और 1965 का और फिर कारगिल का वो युद्ध जो हम सब जानते हैं, जिसके चलते दोनों देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। 1953 आते आते पाकिस्तान के पंजाब में हमें अहमदिया और सुन्नी राइट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत जाने जाती हैं, और जिस वजह से वहाँ के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ये कहकर नजीमुद्दीन की सरकार को डिसमिस कर देते हैं कि तुम दंगे नहीं कंट्रोल कर पाए तो देश को क्या खा कंट्रोल करोगे। अब 27 अक्टूबर 1958 को प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा वहां गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते हैं, और जिसके साथ ही मिलिट्री इन चीफ आयूब खान वहां तख्ता पलट करके प्रेसिडेंट को हटा के खुद सत्ता में आ जाते हैं। और यहाँ हमें पहला पाकिस्तान में मिलिट्री को देखने को मिलता है, जो कि 1969 तक चलता है। अब होता यह है कि इस दरमियान वहाँ की मिलिट्री ऐसे ऐसे काम करती है जो कि अब तक की गवर्नमेंट नहीं कर पाई थी, जिस वजह से वहाँ के सिटीजन्स इन्हें पसंद करने लगे थे। उन्हें मार्शल लॉ पसंद आने लगा था और उन्हें लग रहा था कि मिलिट्री कुछ करेगी, जिसके चलते डेमोक्रेसी यहाँ पब्लिकली इतनी पॉपुलर नहीं हो रही थी और डेमोक्रेसी के बारे में अब इतना सोचा भी नहीं जा रहा था। और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी वहाँ अपनी जगह नहीं बना पा रही थी। 1969 में आवामी लीग पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान से चुनावी अभियान करते हैं, लेकिन जिसके चलते विद्रोह होता है और इसका सीधा असर आयूब खान के
इमेज पर पड़ता है। अब आयुब खान इससे बचने के लिए तुरंत इस्तीफा देते हैं और अपनी जगह पर बैठा देते हैं याह्या खान को सत्ता पे आने वाले चुनाव की देखभाल के लिए। अब 1970 में पाकिस्तान में पहला नेशनल इलेक्शन होता है जिसमें आवामी लीग पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान भारी बहुमत से जीत जाते हैं। अब पहली बार ऐसा हो रहा होता है पाकिस्तान में कि कोई ईस्ट से आया आदमी रूलिंग पार्टी बनाकर वहां पे गवर्न करने वाला था। लेकिन अब जो वेस्ट के ब्यूरोक्रेट्स थे और पॉलिटिशियंस थे उनको ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, हजम नहीं हो रहा था कि कोई ईस्ट से आकर हमारे ऊपर राज करेगा और हमें बताएगा कि हमें कैसे काम करना है। तो जिसके चलते एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी तैयार की जाती है और जब 1971 में प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए शेख मुजीबुर रहमान को बुलाया जाता है तो उसी समय वो असेंबली को ही खारिज कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं, जिसके चलते वो पीएम के पद के लिए शपथ नहीं ले पाते। और अब यहाँ देखते हैं हम बहुत बड़ा विद्रोह होता है जिसे दबाने के लिए मिलिट्री का यूज़ किया जाता है पाकिस्तान में और अब बहुत ज़्यादा जेनोसाइड हमें देखने को मिल रहा होता है, जिसके चलते भारत भी इस युद्ध में कूदता है और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हम यहाँ पे देखते हैं। अब इसके चलते ईस्ट पाकिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा था अब वो उससे अलग होके बांग्लादेश बनकर हमारे सामने आता है। अगर पाकिस्तान चाहता तो अपनी दोनों टेरिटरीज के बीच में इक्वल बैलेंस बना सकता था, इतना बाइस्ड बिहेव ना करके वो दोनों को अगर इक्वल राइट्स देता, इक्वल प्रेफरेंस देता तो आज बात कुछ और होती। ईस्ट से जहां से उसकी पॉपुलेशन का ज्यादातर हिस्सा था और जो इकोनॉमिकल ग्रोथ और रेवेन्यू उसका जनरेट हो रहा था वो अब उसके हाथ से चला गया और जो पहली बार नेशनल इलेक्शन जो हुए थे पाकिस्तान में वो भी ठप्प हो गए और डेमोक्रेसी का तो मजाक ही बनकर रह गया था। अब इतनी सारी अनसर्टेनिटीज के चलते पाकिस्तान में भूचाल मचा हुआ था। एक तरफ उसके हाथ से ईस्ट पाकिस्तान चला गया और दूसरी तरफ 1971 का युद्ध वो बुरी तरह हार चुका था। अब जो याह्या खान होते हैं उन्हें ले दे के रिजाइन करना ही पड़ता है और उसके बाद जुल्फिकर अली भुट्टो की सरकार आती है सत्ता पे। फिर 1977 में जनरल जिया उल हक तख्ता पलट करते हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान में मिलिट्री को हमें देखने को मिलता है। कहते हैं कि जितना नुकसान पाकिस्तान में जिया उल हक के टाइम में हुआ उतना आज तक कभी नहीं हुआ। उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में स्ट्रिक्ट इस्लामिक एजेंडा अप्लाई किया और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लीगल चेंजेस किए जिससे पाकिस्तान की सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में इस्लामाइजेशन को काफी हद तक बढ़ावा मिला। सेकेंडली ये वो टाइम होता है जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही होती है। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पे अटैक करता है और अमेरिका अपने सोल्जर्स को सीधे वहां मरने ना भेज करके पाकिस्तान के साथ डील करता है कि वो उन्हें मिलिट्री प्रोवाइड करे और बदले में वो अमेरिका पाकिस्तान को फंड करेगा। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को फंड करता है और इस वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उनको एडवांस वेपन प्रोवाइड करते हैं, उनको एम्यूनेशन प्रोवाइड करते हैं। अब जो पाकिस्तान की मिलिट्री होती है वहाँ लार्ज स्केल में रिक्रूटमेंट होने लगता है। जो यूथ होता है और जो लोग होते हैं वो वहाँ स्कोप देखकर भर्ती होने लगते हैं, जिसके चलते होता ये है कि अब मिलिट्री बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती है और वहाँ पे इतना ज़्यादा पावर और मनी होने की वजह से करप्शन खड़ा होने लगता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होता है और अमेरिका फंडिंग करना पाकिस्तान को कम कर देता है और बंद कर देता है तो वहाँ पे जो मिलिटेंट्स थे, जो रिक्रूटमेंट हुए थे, अब उनमें अनएम्प्लॉयमेंट आता है और फिर जो होता है वो हम सबको पता ही है, जो अटैक्स हुए हैं और ये सब हम जानते ही। अब जो जंग पाकिस्तान की थी ही नहीं उसमें कूदकर पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? पाकिस्तान को मिलते हैं 40 लाख अफगानी शरणार्थी, ड्रग के नशे में डूबा हुआ यूथ और गरीबी और जिहाद। लेकिन सेना को इससे बहुत प्रॉफिट हुआ। उन्होंने बाहर देश में अपने बिजनेस खड़े कर लिए, बहुत प्रॉपर्टीज खरीद ली इन पैसों से और अपने बच्चों को कश्मीर और ये जिहाद के इसमें ना उलझाकर उन्हें बाहर देश में पढ़ने भेज दिया। 1984 में भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर को छुड़वा लेती है, जिससे जिया उल हक की इमेज बहुत खराब होती है और पब्लिक में उनके खिलाफ आवाज उठने लगती है। अब इन सब से बचने के लिए जिया उल हक अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाने के लिए इलेक्शन करवाते हैं और जिसमें इलेक्शन भी कैसा होता है जिसमें उन्हीं का आदमी खड़ा होता है, उन्हीं का आदमी पीएम बन के पावर में आता है, यानी कि पावर भी जिया उल हक के पास ही है। लेकिन 1988 में जिया उल हक एक प्लेन में जा रहे होते हैं, वो प्लेन क्रैश हो जाता है और इसमें उनकी डेथ हो जाती है। कहते हैं ये बहुत ही स्ट्रेंज है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, उनकी जो डेथ होती है वो एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो सकती है। अब 90s के एरा में कभी नवाज शरीफ की सरकार तो कभी बेनजीर भुट्टो की सरकार आती है, लेकिन आज तक के पाकिस्तान के इतिहास में और अभी तक कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लीडर 5 साल का अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है।
अब 1999 में परवेज मुशर्रफ तख्ता पलट करके सत्ता में आ जाते हैं नवाज शरीफ को हटाकर, और यही परवेज मुशर्रफ जिम्मेदार होते हैं कारगिल वॉर के लिए। और अब 2008 में परवेज मुशर्रफ भी रिजाइन कर देते हैं और जरदारी सत्ता में आते हैं। इसी बीच एक पॉलिटिकल रैली में बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन हो जाता है और 2018 में इमरान खान की सरकार पीटीआई सत्ता में आ जाती है। अब पीटीआई में इमरान खान एक नए पाकिस्तान को बनाने की बात करते हैं, वो लोगों के भलाई की बात करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो उनमें से एक भी दावा पूरा नहीं कर पाते। और एक और बार आर्मी जो है वो पॉलिटिक्स में दखल करती है, क्योंकि आर्मी चाहती थी कि असीम मुनीर को नेक्स्ट आर्मी जनरल बनाया जाए, लेकिन इमरान खान चाहते थे कि उनको सपोर्ट करने वाला इंसान ही आर्मी जनरल बने। तो इस वजह से उनके और आर्मी के बीच बहुत कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और रातों रात हम देखते हैं कि इमरान खान को हटा दिया जाता है और बिना इलेक्शन करवाए ही शहबाज शरीफ को नेक्स्ट पीएम बना दिया जाता है। अब पाकिस्तान में मिलिट्री की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि कोई उसके खिलाफ जाकर वहां रूल कर ही नहीं सकता। ये ठीक वैसा ही है जैसे पानी में रह के मगरमच्छ से बैर करना। अगर किसी को भी लगता है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो ये एक बच्चों के लिए बैड टाइम स्टोरी जैसा है, जो सुनने में अच्छी लगती है लेकिन कहीं एग्जिस्ट करती नहीं है। अगर पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाए, तो उसके लिए उन्हें ज़रूरत है पहले रेडिकलाइजेशन से रैशनलाइजेशन की ओर बढ़ने की, एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की, जिससे वो आगे जाके बहुत जागरूक हों, तभी पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक नेशन बन सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।